एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रानी माँ होती हैं वो इन तीनों लोग को यानी महाराज को, महारानी कंसर्ट को और महाराज कुमार को, इन तीनों लोग को बुलाई होती है चाय वाय पे, और वो ताने भी मारती हैं। महारानी माँ कहती है कि वैसे आज जितने सारे बिजी लोग यहाँ पे आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। महाराज कहते हैं कि माँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा भी ताने वाने मत मारिए। तो वो कहते हैं कि वैसे यान और वान तुम दोनों का रिश्ता अब सही हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैंगर का भी शादी करा देना चाहिए ताकि उसका भी एक परिवार हो। उसके बाद से वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। राजकुमार कहते हैं, तो वो कहते हैं बैठो बैठो, इस मतलब इतना औपचारिकता की जरूरत नहीं है। उसके बाद से कहते हैं कि वैसे परसों तुम्हारे लिए उपपत्नी चुनने के लिए एक समारोह रखा गया है, इसके लिए तुम्हें वान का शुक्रिया करना चाहिए, मतलब रानी कंसर्ट ने ये सब व्यवस्था की है। तो वो उनको उठ के मतलब रानी कंसर्ट को धन्यवाद कहते हैं राजकुमार। इसके बाद से हम देखते हैं कि प्रिंस हैकिंग जो होते हैं ना वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो रानी कंसर्ट जो होते हैं उनके पीछे पीछे जा रही होती है कि प्रिंस रुको, तो मुझे कुछ तुमसे बात करनी है, हैकिंग रुको। तो वो नहीं रुकते हैं और वो यहाँ पे रानी कंसर्ट गिर जाती हैं। तो प्रिंस वापस आते हैं, उन्हें उठाते, कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी? तो वो कहते हैं क्या आज भी आपको मेरी फिक्र हो रही है? तो वो कहते हैं कि पागल हो क्या तुम, यहाँ पे चारों तरफ रानी माँ के जासूस है, तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए। वैसे तुम रानी कंसर्ट हो और तुम्हें अपने उपलब्धियों पे और अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। अगर रानी माँ को ये सब पता चला, मतलब ये सब देखेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, मतलब तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। रानी कंसर्ट कहते हैं कि वैसे तुम्हें क्या लगता है परसों मैं तुम्हारे लिए उपपत्नी चुनने जा रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ जैसे तुम मुझे नज़रअंदाज किया करते ना, अब तुम्हें पता चलेगा। नज़रअंदाज किया करते थे, अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा होता है जब कोई नज़रअंदाज करता है। तो अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे रानी माँ आती है। महारानी डागर कहती है कि क्या हुआ वान, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वान बताती है कि मेरी गलती है, दरअसल मैं गिर गई थी और राजकुमार ने मुझे बचा लिया। वो कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम अपना ख्याल रखा करो, मुझे जल्दी एक पोता चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? आगे हम देखते हैं कि ली मिंगलिंग टाइम मंडप में होती है, तभी यहाँ से इनसे मिलने के लिए हैकिंग आते हैं। हैकिंग आकर उनसे मिलते हैं और उन्हें शराब की बोतलें देते हैं। तो वो कहती है क्या हुआ, आपको कुछ ज़रूरत थी, मतलब कुछ चाहिए था? तो वो बोलते हैं नहीं, दरअसल मैं थोड़ा सा उदास हूँ और मैं किसी अपने से बात करना चाहता था, इसलिए मैं आपके पास आ गया। लिंग मेमन कहती है बताइए ना क्या हुआ? तो वो बताते हैं राजकुमार की दरअसल जब मैं 3 साल पहले यहाँ से गया था तो महाराज बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहते हैं क्या 3 साल पहले वो कैसे थे? तो कहते हैं 3 साल पहले वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो लोगों की फिक्र करते थे, लेकिन अब वो बेतुके हो गए हैं, किसी की परवाह नहीं करते, बस अपनी परवाह करते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, आपको पता है महाराज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि महाराज ना बहुत अच्छा होगा, हर एक चीज़ अपने पास मतलब पा सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि महाराज ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बिना वेतन का काम करना, ऊपर से मतलब वो बहुत अच्छे हैं महाराज। तो वो कहते हैं कि क्या आप सच कह रही हैं? तो ली मिंग बताती है कि हाँ बिल्कुल, और अगर आप उनकी मदद ही करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, आप उनके लिए कुछ पैसे दे दीजिएगा, उनको कुछ पैसे वैसे दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं पैसे क्या, वो महाराज को पैसे की ज़रूरत है? तो वो कहती है कि वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। उसके वजह से बात काट देती है। ली मिंग कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि परसों आप अपने लिए उपपत्नी ढूंढ रहे हैं, तो एक बात बताइए आपको कैसी लड़की पसंद है? तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ली मेमन कि मुझे तुम्हारी तरह लड़की चलेगी। तो ली मेमन कहती है कि मेरी तरह? आपने नहीं कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और फिर दोनों मिलकर शराब वराब पीते हैं। उसके बाद से जब राजकुमार बाहर आते हैं तो अपने एक साथी से कहते हैं कि पता करो महाराज को जो भोज में पैसे वैसे मिलते हैं, सिक्के विक्के, वो सब कहाँ जाते हैं, कि महाराज कुछ ऐसा गुप्त कार्य जरूर कर रहे हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी कंसर्ट या महारानी कंसर्ट जो होती है वो ड्रेस व्रेस पहनने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे नौकरानी कहती है कि महारानी मुझे लगता है आपके में ये ड्रेस नहीं होगा। वो मिठाई रख देती है, उसके बाद से कहती है एक काम करो कि महारानी डाउजर ने जो मेरे लिए ड्रेस लाया था ना वो ड्रेस दे दो मुझे पहनने के लिए। तो नौकरानी कहती है आपने नहीं कहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा है? तो वो कहती है देखो प्रिंस की उपपत्नी चयन करने का दिन है, तो आज थोड़ा अच्छा तो लगना होगा ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा साज सिंगार साज सज्जा करके जाना होगा। तो नौकरानी कहती है ठीक है महारानी जैसी आपकी आगे। आगे हम देखते हैं कि राजकुमारी कंसर्ट यहाँ पे पहुँच गई होती है उनका उपपत्नी चयन के लिए, और वो जाकर सीट पे बैठ जाती है। सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि मतलब महारानी कंसर्ट कितनी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे प्रिंस हैंगर भी होते हैं। हम देखते हैं कि यही हैंगर या हैकिंग मतलब नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज भी आते हैं और महाराज को आता देख जितने भी लोग मतलब लड़कियां या वगैरह वगैरह लोग यहाँ पे आए होते हैं, सभी लोग महाराज को प्रणाम करते हैं, झुककर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, यूँ कहे तो। महाराज कहते हैं कि औपचारिकता की जरूरत नहीं है, ये पारिवारिक माहौल है, तो आप लोग उठ सकते हैं। उसके बाद से प्रिंस हैंकिंग जो भी होते हैं वो आके कहते हैं कि महाराज माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं करना चाहा। महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी उपपत्नी का चयन है तो हमें तो आना ही था। उसके बाद से कहते हैं वैसे देखा जाए तो आपके मतलब आपके लिए उपपत्नी के लिए कुछ अच्छा छोड़ा नहीं है मैंने, है ना। तो महारानी कहती है मतलब राजकुमारी कंसर्ट जो होती है वो कहती है कि महाराज आइए, अभी तो लड़कियां आना शुरू हुई हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे समारोह या प्रतिस्पर्धा कुछ भी को मतलब वो स्टार्ट किया जाता है। एक मुख्यमंत्री की बेटी आती है, वो आके अपना सिंगिंग कर रही होती है। यहाँ पे प्रिंस हैंगर मतलब सभी लोग देख रहे होते हैं ध्यान से। हम देखते हैं कि यहाँ पे ली मिंग भी आई होती है, वो सभी लड़कियों को देख रही होती है। फिर वो एक फिगर देखती है, मतलब एक फ़ोटो देखती है और फिर याद करती है कि लेडी कॉन्सर्ट
ने कहा था कि महारानी ने भले ही मुझे कहा है ढूंढने के लिए, लेकिन आपको परिवार है झांग, आपको पता है झांग परिवार की छोटी बेटी झांग रियान को, मतलब दूसरी बेटी झांग रियान को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए जाकर ये सब बर्बाद कर दे, मतलब वहाँ से वो सब हटा दे। और ये यहाँ पे देख रही होती है, उस लड़की को ढूंढ रही होती है, कहते हैं कि मतलब ऐसी दिखने वाली लड़की तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, कहता है झांग रियान की छोटी बेटी, और मतलब वो मिल नहीं रही होती। तो यहाँ पे ली मिंग चली जाती है, कहती है कि हाँ मैं हूँ, माफ़ करना महोदय, मुझे थोड़ा सा देर होगी। उसके बाद वो आदमी उन्हें लेकर जाता है, यहाँ पे कुछ संगीत वंगीत होता है, और हम देखते हैं कि जो वान होती है ना, वो सबको बस रिजेक्ट कर रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सादा है, ये बहुत ही ज़्यादा भड़कीला है, ये ऐसा है वैसा, मतलब सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ली मिंग आती है बहुत सारी लड़कियों के साथ। वो पहले तो साधारण सा नॉर्मल सा डांस करती है उन लड़कियों के वजह जैसे, लेकिन जैसे ही वो लड़कियाँ स्टेज से उतर जाती है ना, ली मिंग अपना रंग दिखाना शुरू करती है। मतलब वो बहुत अजीब तरीके से उठा खुद करके डांस वांस कर रही होती है। महाराज कहते हैं ये कितना मतलब अजीब डांसर है, मतलब सभी लोग देखकर कहते हैं किसकी बेटी है, मतलब कितने अभद्र तरीके से डांस कर रही है। महाराज भी मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि ये किसकी बेटी है, मतलब ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। उसके बाद से ये डांस वांस करी होती है, तो इसका चेहरे से पर्दा हट जाता है। तो महाराज कहते हैं क्या ये ली मिंग है, मतलब महाराज चौंक जाते हैं कि ये तो ली मिंग है ना। उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रिंस हैंगिंग भी पहचान जाते हैं कि ये शायद ली मिंग है। तो यहाँ पे राजकुमारी मतलब महारानी कॉन्सर्ट जो होती है वो कहती है कि हालांकि आप अपनी उपपत्नी का चयन करने के लिए आए हैं, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो कुछ बोल सकते हैं कि आपको झांग पसंद है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, मतलब प्रिंस जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि देखिए हालांकि आप मेरी तरफ से मेरी उपपत्नी का चयन कर रही हैं, लेकिन अगर आप मतलब कुछ ना बोले तो मैं चाहूँ तो हाँ मैं पसंद करता हूँ, मेरे लिए ये ओके। यहाँ पे महाराज और लेडी कॉन्सर्ट दोनों एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसी लड़की से शादी करोगे, उसे तो डांस भी करना नहीं आ रहा था, मतलब वो कैसे उठपटांग डांस कर रही थी, बहुत बोल्ड नहीं है। महाराज भी कहते हैं। यहाँ पे लेडी कॉन्सर्ट भी मना कर देती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ मतलब अलग है इस लड़की में, इसलिए मुझे वो लड़की पसंद है। तो अगर आप लोग को आपत्ति ना हो तो मैं उसी से विवाह करना चाहूँगा। यहाँ पे अब ये लोग कैसे मना करते हैं, हम देखते हैं कि लेडी कॉन्सर्ट नाटक करने लगती है कि यार देखो ना मेरे सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। और जैसे ही इनके सर में सभी लोग ध्यान देते हैं इधर, तो वो यहाँ पे ली मिंग फुर्र हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। उसके बाद से महारानी कहती है कि ये झांग की बेटी कहाँ गई और उसे ढूंढो। तो सभी लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे रियल वाली मिस झांग आती है और वो कहते हैं कि मेरे पहले ही स्पर्धा खत्म कैसे हो गया, अभी तो मैंने परफॉर्म भी नहीं किया। तो वो कहते हैं क्या आप नहीं गई थी डांस करने के लिए। वो कहती है बिल्कुल मैं नहीं। तभी यहाँ पे सभी सानिक आने लगता है, कहता है कि कोई है जो मिस झांग का रूप धारण करके वेश धारण करके वहाँ पे डांस करने के लिए चला गया था। तो रक्षक को जल्दी पता लगा वो कौन है। ली मिंग यहाँ से भागने लगती है। हम देखते हैं कि वो जाकर वहाँ पे एक कमरे में छिप जाती है, जहाँ पे सारे रक्षक लोग चारों तरफ इसे ढूंढ रहे होते हैं। ली मिंग कमरे में अंदर की ओर जाती है, जहाँ पे सैनिकों से छुपने के लिए वो अंदर जाती है। तो उसे एक तस्वीर दिखती है और वो बिल्कुल राजकुमारी वान की तरह होती है, मतलब राजकुमारी वान की तस्वीर होती है। वो कहते हैं क्या ये वान है। तो यहाँ पे महाराज जाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन महाराज उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं। तो महाराज क्या कहते हैं, ली मिंग को साइड में लेकर छिप जाते हैं, मतलब उसे छिपा लेते हैं। हम देखते हैं कि सैनिक आते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, पता नहीं कैसे ढूंढते हैं, महाराज उसे नहीं मिलते हैं और ये सारे सैनिक जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो उसका मुखट आता है कि दूर जियो, मतलब ली मिंग मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे सजना सवरना जानती हो, वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, मतलब अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हारा यही काम था, मतलब तुम यहाँ पे राजकुमार से शादी करना चाहती हो है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार एंगर या हैंगिंग वो भी वहाँ पे आते हैं। तो ये उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं और उन्हें साइड में मतलब दूसरे कमरे में भेज देते हैं या कुछ भी। हम देखते हैं कि राजकुमार एंगर आते हैं। तो कहते हैं क्या तुम लोगों ने स्टडी रूम में चेक किया। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ महाराज स्टडी रूम में चेक हो चुका है। अब राजकुमार एंगर भी स्टडी रूम में आते हैं। तो वो देखते हैं कि महाराज यहाँ पे बड़े आराम से बैठे और कहते हैं कि अंकल आप अभी तक वही चाय पीते हैं ना, आपको ये चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आपको अभी भी याद है। और महाराज कहते हैं, मतलब जो राजकुमार होते हैं ना, वो महाराज से कहते हैं कि वैसे हमारी पसंद एक जैसी है ना, खासकर लड़कियों में। तो वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। तो राजकुमार कहते हैं कि वैसे आप वो लड़की मुझे सौंप दे, क्योंकि महारानी डाउजर ने मेरे लिए उस लड़की को चुना है। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं आप उस लड़की को पसंद करते हैं। तो राजकुमार कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है फिर जैसी आपकी इच्छा। और फिर वो चाय वाय पीते हैं, कहते हैं कि चाय के लिए वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चाय आपकी बहुत अच्छी थी। और महाराज यहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ली मिंग सोई होती है और यहाँ पे मिस्टर कॉन्ग आते हैं। तो वो कहती है कौन है। कॉन्ग कहता है कि आपको महाराज ने गुप्त कमरे में बुलाया है। तो वो कहती है ठीक है, लगता है कि मुझे सजा मिलने ही वाली है। ली मिंग महाराज से मिलने आती है, जहाँ पे महाराज कहते हैं दूर क्यों खड़े हो, पास आओ। तो वो ली मिंग महाराज के पास आती है, कहती है कि महाराज आप जो कहिए ना मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं पता है मैं दोनों हाथ पैर मतलब सब कुछ लेकर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, आपके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मतलब मना
आ रही होती है। महाराज कहते हैं वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, पहले हैकिंग के वहाँ गई थी उपपत्नी चयन में, तुम वहाँ पे भाग ली थी, क्या तुम उनको पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। तो वो कहते हैं बताओ फिर क्या बात है। तो वो कहती है कि महाराज देखिए मैंने किसी से वादा किया, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं वहाँ पे क्यों गई थी। महाराज कहते क्या तुम नहीं बता सकती? और उसे खींचते हैं, कहते कि अब बताओ, तुम बताओ कि तुम जब प्रिंस हैकिंग और मेरे बीच तुम किसे चुनोगी? तो वो कहती है कि महाराज क्या बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज उसे खींचते हैं ना, तो उसके हाथ का जो कपड़ा होता है वो फट जाता है और वो महाराज के ऊपर ही गिर जाती है। महाराज वहाँ पे बैठ जाते हैं, उसे रोक लेते हैं। अभी इतना सीन होना ही था, तभी बाहर हम देखते हैं कि लू हुआन, मिस्टर कॉन्ग और जिंग, ये तीनों लोग आ जाते हैं। देख के चौंक जाते हैं। लू हुआन कहते हैं महाराज ये सब क्या हो रहा है? महाराज कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग को मैंने अंदर बुलाया क्या? ऐसे कैसे अंदर आ गया तुम लोग, जाओ बाहर। तो यहाँ पे लू हुआन और कॉन्ग, ये तीनों लोग, जिंग, तीनों लोग चले जाते हैं। ली मिंगमिंग कहती है कि अरे रुकिए ना, वो तीनों लोग भाग जाते हैं। महाराज उसे उसका कपड़ा देते हैं, कहते हैं लो इसे पहनो अपने हाथों में। महाराज ली मिंगमिंग से कहते हैं कि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इस प्रश्न को जाने नहीं दूंगा, तुम अच्छे से सोचो और फिर मुझे इसका जवाब दो। उसके बाद जाकर अपने सीट पे बैठ जाते हैं, कहते हैं अब आप लोग अंदर आ जाइए। ये लोग तीनों लोग अंदर आते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बताओ क्या जरूरी काम था कि तुम दोनों को यहाँ पे अभी इतनी जल्दी आना पड़ा? लू हुआन जो होते हैं वो कहते हैं कि महाराज मिस्टर ली ने ना, मतलब मंत्री ली ने आपके लिए एक संदेश भेजा। वो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या भेजा है संदेश में? तो उन्होंने कहा कि कुछ मतलब गड्ढा वड्ढा करने में मतलब परेशानी हो रही है और समय पे काम हो नहीं पाएगा। तो महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है मैं इसे देखने जाऊँगा। तो लू हुआन कहते हैं नहीं नहीं महाराज आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप हमारे महाराज हैं और महाराज महल से दूर नहीं रह सकते, अगर किसी षड्यंत्रकारी को पता चल गया तो ये बुरा हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं तो फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पे ली मिंगमिंग कहती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, महाराज जा नहीं सकते, सामने से नहीं जा सकते पर पीछे के रास्ते से जा सकते हैं ना। तो वो कहते हैं लोग क्या आपके पास क्या योजना है? तो वो कहती है कि भूलो मत मैं दूत जियो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम महारानी कॉन्सर्ट और डाउजर को देखते हैं जो कि डांस वांस कर रही होती है, यहाँ पे मतलब अपना एक्सरसाइज कर रही होती है। यहाँ पे आते हैं दूत जियो यानी ली मिंगमिंग आके महारानी से पूछती है, महारानी से बताती है कि महारानी आपको पता है मुझे मतलब वो चीज़ मिल गया है, मतलब जैसे महाराज का भाग्य बहुत ज़्यादा खराब है ना, तो उनको भाग्य ठीक करने का, उनके भाग्य को ठीक करने का तरीका मिल गया। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो कहते हैं कि यहाँ से पश्चिम की तरफ 100 किलोमीटर दूर में ना एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर महाराज को शुद्ध होना होगा, उसके लिए महाराज को मेरे साथ वहाँ पे चलना होगा शुद्ध होने के लिए। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो एक काम करो और तो 2-3 कमरे और रख देना, क्योंकि वहाँ पे मैं भी जाना चाहूँगी और उसके साथ परिवार के कुछ और जन भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये सोचती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा फैलाया गया जाल मैं उसी में फंस रही हूँ। आगे हम ली मिंगमिंग को देखते हैं जो कि एक स्याही और जो ब्रश होता है वो महाराज के पीछे लेकर दौड़ी होती है। कहती है महाराज आप बस थोड़ा सा इंतजार करो ना, मैं आपके चेहरे पे थोड़ा अजीब सा डिजाइन बना दूंगी, फिर महारानी से ये कह दूंगी कि आपके ये काले वाले जो है ना बेकार वाली किस्मत है वैसे, और बाद में चल के मंदिर में जाने के बाद ये धो देंगे साफ कर देंगे वगैरह वगैरह, मतलब चढ़ा रही होती है। और फिर महाराज को बिल्ली जैसा मतलब 3-3 मुझ तीनों तरफ बना देती है। महाराज कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मूर्ख बनाने की? तो कहती है मूर्ख कहाँ बनाया मैंने तो बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। महाराज कहते हैं अच्छा फिर लाओ मैं तुम्हें बनाता हूँ क्यूट, और उसे ले जाकर उसकी आंखों पे गोल गोल बना देते हैं। तो वो कहती है कि महाराज आपने मुझे पांडा क्यों बना दिया? तो वो कहते हैं कि पांडा क्या होता है? तो वो कहती है कि पांडा एक राष्ट्रीय खजाना है। तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय खजाना तो मैं हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो आइए मैं अच्छी तरीके से आपको राष्ट्रीय खजाना बताती हूँ, और फिर उसे दौड़ाने लगती है। मतलब ये दोनों मस्ती करते हैं, हंसते खेलते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग घोड़ा गाड़ी से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी कॉन्सर्ट, महारानी डाउजर और उनके साथ जंग होती है जो कि हैंगर की होने वाली पत्नी है, मतलब अभी हुई तो नहीं है लेकिन देखते हैं। हम देखते हैं कि ली मिंगमिंग कहती है क्या फाइनली मेरे पास भी एक गाड़ी है, लेकिन इसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उबड़ खाबड़ तरीके से। वो कहती है लू हुआन से कि मेरी गाड़ी ऐसे क्यों चली है? महाराज से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। लू हुआन कहते हैं कि एक बात बताओ महाराज आपने उसे टूटी हुई गाड़ी क्यों दी? तो महाराज कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा तुम्हें। उसके बाद से महाराज कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे मुझे परेशान करने की। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह रुकते हैं आराम करने के लिए। तो ली मिंगमिंग बाहर निकलती है, उसे उल्टी होने लगती है। वो कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसी भी परेशानी होगी गाड़ी वाड़ी में चलने से। उसके बाद से वो देखते हैं कि महाराज बड़े आराम से राजसी थाट वाट से वहाँ से निकलते हैं। तो ली मिंगमिंग उनके पास जाती है और कहती है कि महाराज क्या मैं आपकी गाड़ी में आपके साथ आ सकता हूँ? तो महाराज कहते हैं क्या तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो वो कहते हैं कि महाराज प्लीज़। तो महाराज नहीं मानते, कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ ना कि तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठो। तो वो गुस्सा हो जाती है, महाराज को कहती है कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब महाराज वहाँ से जाने लगते हैं। तो उसकी जो साथ वाली होती है ना झेंग क्वांग, तो वो उसे रोकती है कि कहती है कह रहे थोड़ा अच्छे से बात करो ना, फिर प्यार से समझाओ। फिर वो ली मिंगमिंग महाराज से बड़ी प्यार से बोलती है कि महाराज क्या मैं आपकी गाड़ी में आके बैठ सकती हूँ? मतलब बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है। महाराज नहीं मान रहे होते। ली मिंगमिंग को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन झो क्वांग समझाती है कि कोई बात नहीं, ठंड रखो, एक बार और पूछने की कोशिश करो। महाराज कहते हैं पहले मेरी तारीफ करो। ली मिंगमिंग उनकी तारीफ करती है कि महाराज आप बहुत ही शानदार है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं। महाराज क्या मैं आपके गाड़ी में बैठ सकती हूँ? महाराज कहते हैं
ठीक है बैठ जाओ। उसके बाद से ली मिंग महाराज की गाड़ी में जब जाती है और देखती है तो कहती है वाह ये कितना बड़ा है, कितना शानदार है, पर आप बताओ मेरी गाड़ी इतनी खराब क्यों है, मतलब उसकी तो सीट भी बेकार थी। महाराज कहते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ मुझे आपको थोड़ा सा कष्ट सहने देना पड़ा। वो कहती है शुद्र कहीं का। तो वो कहते हैं क्या कहा आपने। तो वो कहते हैं कि मैं तो बस आपको एक प्यारा सा उपनाम दे रही थी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ ना, और उसे हार्ट बना के दिखाती है हाथ वाला। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंगर जो होते हैं वो अपने घोड़े के पास खड़े होते हैं, तो वहाँ पे मिस किंगलू हो जाती हैं और प्रिंस हैंगर जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप किंगलू हो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, और मुझे लगता है कि शायद आपको आपका घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है ना। प्रिंस हैंगिंग कहते हैं कि हाँ बचपन से मुझे मेरा घोड़ा बहुत पसंद है। तो किंगलू बताते हैं कि हाँ जब 15 वर्ष के आप थे तब आपने 3 लोगों को चुनौती देती थी और इस घोड़े के साथ आप जीत भी गए थे तभी से ना। तो वो कहते हैं कि उस वक्त आप 12 या 13 वर्ष की होंगी, आपको अभी तक वो सारी बातें याद है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं, दरअसल वान आपके बारे में बात कर रही थी, उन्होंने बताया था, बचपन से मैं तो बाहर रहा करती थी ना, तो मैं आपकी बातें सुना करती थी, वान हमेशा आपके बारे में बताया करती थी। यहाँ पे प्रिंस जो होते हैं उन्हें याद आता है, मतलब राजकुमार को याद आता है कि जब वो जवान थे, मतलब वान से प्यार करते थे, तो वान उन्हें मतलब उनके घोड़े को दाना वाना खिला रही थी तो वो घोड़ा नहीं खा रहा था। तो वान ने बताया था, मतलब प्रिंस ने बताया था कि ये जब कुछ दिनों तक अंदर रहता है ना, मतलब बंधा रहता है, तो ये कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। तो वान कहती है हाँ तो दिन भर पड़ा रहेगा, मतलब बांधा रहेगा, तो उसे खाना कैसे पसंद आएगा, तो उसे घुमाते रहना चाहिए। तो प्रिंस कहते हैं ठीक है, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम दूर दूर तक पहाड़ों तक घूमने चलेंगे इसके साथ में, और बहुत दूर दूर तक चलेंगे। तो वो कहते हैं कि आपसे शादी भी कौन कर रहा है। उसके बाद से प्रिंस प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग घोड़े के पास होती है और घोड़ा उन्हें मुंह मार देता है, मतलब वो साइड में गिरने लगती हैं, तो प्रिंस उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद से जब ये सीन देखती हैं राजकुमारी वान तो अपना दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पे महारानी डाउजर कहती है कि देखो किंग लो और प्रिंस की जोड़ी अच्छी लग रही है ना, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाहते थे। किंग लो जो है वो प्रिंस को पसंद भी करती है और इनका जोड़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो लेडी कॉन्सर्ट कहती है वो कहती है कि हाँ आप अच्छा कह रही हैं माँ, आप जैसा कहें वो अच्छा है। हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में अच्छा मतलब अच्छी से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वान को ना थोड़ा बुरा लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब इनका विश्राम का समय समाप्त होता है और जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि झोकवांग को धूप लग रही होती है तो मिस्टर कोंग आके उससे छाँव देते हैं, मतलब अपने घोड़ा से उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। झोकवांग भी खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि ये सभी लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं, मतलब सभी लोग मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो ली मिंग होती है ये इन लोगों को कहना शुरू करती है। कहती है कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को टेबल के सामने 5 फूल रखे हुए हैं, उन 5 फूलों में से आपको सबसे सुगंधित फूल लेना है, और मतलब ये सारा कुछ विधि बताती है। उसके बाद से कहती है कि देखिए इन 5 फूलों में सबसे सुगंधित फूल ले लें और आप सभी लोग अपने अपने कमरे में पाठ करेंगे इस समय से। और उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे ना, इस 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आएंगे, सभी लोग एकांत में समय बिताएंगे। तो सभी लोग इनकी बातों को मान भी जाते हैं, मतलब सभी लोग इनकी बात को मानकर अपने अपने कमरे में जाने के लिए तैयार होता है। तो महारानी डाउजर कहती है कि दूध जियो, एक बात बताओ, सभी लोग एक एक कमरे में मतलब अपने अपने कमरे में होंगे, पाठ कर रहे होंगे, तो आपके बारे में क्या, आप कहाँ जाएंगे। तो वो कहती है कि निश्चित रूप से मैं महाराज के साथ रहूंगी क्योंकि मुझे महाराज के साथ रह के प्रार्थना करना है। तो महारानी डाउजर कहती है ओके ठीक है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि रात का समय होता है और महाराज जो होते हैं ली मिंग के साथ कमरे में होते हैं और अपना पाठ कर रहे थे। कहते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतनी अच्छी कविता कहती है। कि वो कहती है कि मैंने एक किताब से पढ़ा था कि हाँ जब समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये पूजा पाठ का कैसे होता है। तो महाराज कहते हैं चलिए अच्छी बात है। उसके बाद से कहता है कि महाराज आपने उन लोग से क्यों नहीं कहा कि संध्या के समय के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, मतलब आपने उन लोग को अच्छे से नहीं बताया। तो वो कहती है कि महाराज माफ़ कीजिए, मुझे यहाँ के समय के बारे में ना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो महाराज कहते हैं ठीक है अब क्या ही करें, चलो अब इस समय चल के हम लोग आराम करते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो राजकुमार होते हैं ना हैंगर, मतलब राजकुमार हैंगिंग अपने रूम में होते हैं, उनको उनका दूत आकर बताता है कि महाराज हमें पता चल गया कि वो पैसे कहाँ जाते हैं। दरअसल वो पैसे जो है ना वो लू काउंटी को जाते हैं। तो महाराज कहते हैं अच्छा, तो यहाँ से लू काउंटी के यहाँ जाने के लिए सिर्फ आधे दिन का समय लगता है, तो एक काम करो, आधे घंटे का समय लगता है, तो एक काम करो तुम लोग जाके लू काउंटी पर भी नजर रखो और महाराज पर भी नजर रखो। हैंगिंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा है ना ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, मतलब कुछ योजना बनाई गई है। आगे किसी में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं ना वो नीचे सो जाते हैं। कहते हैं कि ऊपर का बिस्तर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो एक काम करो तुम ऊपर ही सो जाओ। तो ली मिंग ऊपर सोती है, कहती है कि महाराज आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। उसके बाद से महाराज कहते हैं अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बहुत नर्म हो, चलो सो जाओ। ली मिंग सोने जाती है। उसके बाद से कहते हैं कि महाराज आप बताएं किसकी तरह हो। तो वो कहते हैं किसकी तरह। तो कहते हैं आप ना एक CEO की तरह हो। तो वो कहते हैं कि CEO। तो वो कहता है कि हाँ CEO को बहुत अटपटी और अजीब आदतें करने पसंद है, वो बहुत अच्छा होता है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि आपके गृहनगर में क्या कोई CEO आपका दोस्त है। तो वो कहते हैं कि मेरे गृहनगर में CEO जो है ना हर एक लड़की का ड्रीम गर्ल है। तो कहते हैं क्या ड्रीम बॉय है। तो वो कहते हैं क्या ड्रीम बॉय, मतलब आपके सपने में भी वो CEO आता है, ऐसे वैसे सपने आप भी देखते हैं। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि क्या मैं कभी आपके सपने में आया हूँ। तो वो कहती है कि बुरा सपना। फिर कहती है हाँ आप आए हो ना मेरे सपने में, मैंने सपना देखा था कि आप मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे हो, मेरी एक बड़ी गाड़ी दे रहे हो, एक बड़ा घर दे रहे हो। महाराज कहते हैं हाँ ये सचमुच में सपना है और महाराज सो जाते हैं। ली मिंग कहती
कहती है कि ये कितना अजीब है ना। उसके बाद से जब वो सोने लगती है तो कहती है कि टाइम लगती है, कहती है कि महाराज टाइम हो गया, हम एक काम करते हैं ना, हम बाहर चलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा समय का ध्यान देना चाहिए, अगर आपको किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि चलिए महाराज बाहर चलते हैं, और ये लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा खोल के गेट से बाहर निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि यहीं पे होती है राजकुमारी कंसर्ट। राजकुमारी कंसर्ट को भूख लगा होता है, वो अपना खाना वाना लेके आ रही होती है। तो महाराज पूछते हैं कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं। तो राजकुमारी कंसर्ट बताती है कि यहाँ का खाना थोड़ा सा फीका था ना, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैं थोड़ा कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। तो महाराज कहते हैं अच्छा। अभी ये लोग यहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि प्रिंस हैंगिंग भी आ जाते हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि प्रिंस हैंगिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा फीका था ना, तो मुझे थोड़ी भूख लगाई थी, इसलिए मैं बाहर चला आया। तो प्रिंस कहते हैं कि वैसे हम लोग तो भूख लगी थी इसलिए आए हैं, महाराज और ली मंगमंगा आप लोग क्यों बाहर आए हैं। तो ली मंगमंग कहती है कि दरअसल चांद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो महाराज को देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैं महाराज को लेकर चली आई। तो क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि एक टेबल लग जाता है, इन लोग देखते हैं कि जिस चांद को देखने का बहाना बनाकर ली मंगमंग महाराज को यहाँ पे लेकर आई होती है, वो चांद तो यहाँ पे होते नहीं है। तो ली मंगमंग कहती है कि वाह, खाली आसमान को भी देखना कितना अच्छा है ना। आप लोग वैसे चांद थक गया होगा ना, पूरी रात निकले तो अभी बाद में आएगा। उसके बाद से लेडी कॉन्सर्ट कहती है कि ली मंगमंग तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, तो एक काम करो तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। ली मंगमंग भी वहाँ पे बैठ जाती है, मतलब ये लोग 3 लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद जो महाराज होते हैं वो प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस वैसे आपका शादी का क्या है। तो प्रिंस कहते हैं कि महाराज जितना इंटरेस्ट आप मेरी शादी में ले रहे हैं ना, उतना इंटरेस्ट आप अपने लोगों में लेते, मतलब राज्य के कार्यभार में लेते, तो क्या ही अच्छी बात होती। तो प्रिंस कहते हैं कि हाँ क्या तो आप सही रहे। तभी लेडी कॉन्सर्ट कहती है वैसे मैंने देखा था कि किंग लुओ जो थी उसके साथ आप बातें करके काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। मतलब लेडी कॉन्सर्ट ये बात प्रिंस को कह रही होती है। फिर लेडी कॉन्सर्ट कहती है कि वैसे आप दोनों की जोड़ी अच्छी ही लग रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं। ली मंगमंग कहते हैं कि वैसे आप लोग को भूख नहीं लगी क्या, खाना ठंडा हो रहा है, आइए ना खाना खाते हैं। मतलब कोई खाना वाना भी नहीं खा रहा होता, ये देखते ही सबका मुँह कहती है कि इन लोग को भूख लगी थी और अब क्या हो रहा है, ये लोग खा भी नहीं रहे। मतलब यहाँ पे सबको एक दूसरे को देखकर अजीब लग रही होती है। आगे हम किंग लुओ को देखते हैं जो कि प्रिंस को ढूंढ रही होती है। उनके दरवाजे पे जाती है लेकिन उसको अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। तो वो कहती है कि मतलब मोमबत्ती तो जल रही है पर आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ऐसा लगता है शायद सो गए हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग 4 लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे महाराज कहते हैं कि वैसे आपके लिए किंग लुओ अच्छी है, अच्छी दोस्त, मतलब अच्छी आपकी जीवन साथी मतलब होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं। वैसे महाराज और महारानी जब आप लोग खुश हैं इस बात पे, तो मैं एक अच्छा दिन मैं एक अच्छा दिन देखूंगा और सोचूंगा इसके बारे में, मैं बात करूंगा। वैसे भी लेडी कॉन्सर्ट की चचेरी बहन है किंग लुओ, तो वो अच्छी ही होंगी। ये बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग लुओ आ जाती है। वो कहती है कि क्या आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कि प्रिंस का भी चेहरा अजीब हो जाता है, यहाँ मतलब कॉन्सर्ट का भी चेहरा अजीब आता है, लेडी कॉन्सर्ट का, महाराज का भी चेहरा अजीब हो जाता है। और इसी अजीब हरकतों के बाद एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ आपका प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे। मतलब वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों को भी अगर ये ऐसे ड्रामास देखना पसंद है तो उन्हें भी शेयर कर देना। बाय बाय।